हम इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री क्या एक्शन लेंगे, वित्त मंत्री क्या एक्शन लेंगी। हम अपना काम कर रहे हैं और हमारे एक सांसद हैं, हमारी नहीं किसी और पार्टी की सांसद हैं, वो लोकपाल में गई हैं, तो ये सब तो आपके सामने हो ही रहा है। लेकिन हम अपना काम, जो कि ऐसी जानकारियां, ऐसे खुलासे हैं जो आपसे हम साझा कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव इस देश के करोड़ों ऐसे लोगों पर पड़ता है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कांग्रेस पार्टी ने 2 हफ्तों के भीतर 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सेबी की चीफ माधवी बुच पर नए आरोप लगाए हैं। 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई थी। उसमें भी संगीन आरोप लगाए गए कि बेनामी खाते से उनका संबंध रहा, जिससे कथित रूप से विनोद अदानी भी जुड़े हुए हैं। आप चाहें तो हमारे सारे पहले के बनाए वीडियो देख सकते हैं रवीश कुमार ऑफिशियल पर। सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच पर लगने वाले आरोपों की हालत देखिए। 4 दिन पहले लगा आरोप पुराना बताया जाने लगता है, उसे लोग ताजा कहना छोड़ देते हैं क्योंकि नया आ जाता है। इन आरोपों को याद रखना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए पवन खेड़ा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 2 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं। याद दिलाते हैं कि माधवी बुच ने आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से अलग अलग वक्त और कैटेगरी में 16 करोड़ 80 लाख रुपए अर्जित किए। इसके बाद 6 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आरोपों की याद दिलाते हैं। कहते हैं अभी तक उसका जवाब नहीं आया, जब उन्होंने आरोप लगाया था कि कैरल इन्फो नाम की कंपनी ने माधवी बुच की संपत्ति किराए पर ले रखी है और कैरल कंपनी वोकार्ड कंपनी से जुड़ी है, जिसकी फाइलें सेबी के पास हैं। 10 सितंबर को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आरोप लगाया गया कि माधवी बुच ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि जब वे सेबी में आईं, अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड निष्क्रिय हो चुकी थी, जबकि पवन खेड़ा दावा कर रहे हैं सेबी में आने के बाद भी अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड की 99% शेयर होल्डर वे रही हैं और यह कंपनी उन कंपनियों को सलाह देती रही जिनके मामले सेबी में चलते रहे हैं। इस दौरान महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, पिडिलाइट, इन सब ने हमें छोटा छोटा जवाब दिया। उन्होंने ये अपने जवाब में ये स्वीकार किया कि उन्होंने अगोरा को पेमेंट्स दी हैं कंसल्टेंसी की एवज में। यही बात हम खुलासा करके सामने लाए थे, तो उन्होंने ये कंफर्म किया है, क्योंकि ये पेमेंट्स जो माधवी जी के पति की कंपनी, वैसे तो माधवी जी 99% शेयर होल्डर हैं, लेकिन जॉइंट कंपनी को जो कंसल्टेंसी की मार्फत ये पेमेंट्स आई हैं, वो सेक्शन 5 कोड ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड 2008 की अवहेलना करता है, उसको वायलेट करता है। यही हमारा पॉइंट था, ये साबित हुआ। इसके बाद महिंद्रा ने अभी तक जवाब नहीं दिया इस बात का कि जो धवल बुच साहब को पर्सनली भी एक सैलरी गई और उनकी कंसल्टेंसी कंपनी अगोरा को भी पैसा दिया, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अभी तक नहीं दिया। क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा को नहीं पता था कि धवल जी की पत्नी सेबी में है? केवाईसी नहीं हुआ था क्या? हम सबको तो अकाउंट खोलने में केवाईसी होता है, क्या इन्हें मालूम नहीं था क्या? आप धवल बुच साहब को पर्सनली भी पैसा दे रहे हो, उनकी कंपनी को भी पैसा दे रहे हो। 4.78 करोड़ पर्सनली दिया, 4 करोड़ 78 लाख और 2 करोड़ 59 लाख अगोरा एडवाइजरी को दिया। महिंद्रा ग्रुप का बयान आया है कि हमने सेबी से किसी फेवर के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया है, हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों का पालन करते हैं। महिंद्रा ग्रुप से संबंधित जो भी आदेश हैं उस समय के हैं जब माधवी बुच के पति धवल बुच ने महिंद्रा ग्रुप के साथ काम करना शुरू नहीं किया था। महिंद्रा ने अभी तक जवाब नहीं दिया इस बात का कि जो धवल बुच साहब को पर्सनली भी एक सैलरी गई और उनकी कंसल्टेंसी कंपनी अगोरा को भी पैसा दिया,
इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अभी तक नहीं दिया। क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा को नहीं पता था कि धवल जी की पत्नी सेबी में है? केवाईसी नहीं हुआ था क्या? हम सबको तो अकाउंट खोलने में केवाईसी होता है, क्या इन्हें मालूम नहीं था क्या? आप धवल बुच साहब को पर्सनली भी पैसा दे रहे हो, उनकी कंपनी को भी पैसा दे रहे हो। 4.78 करोड़ पर्सनली दिया, 4 करोड़ 78 लाख और 2 करोड़ 59 लाख अगोरा एडवाइजरी को दिया, तथा कथित डोरमेंट कंपनी को दिया। कंसल्टेंसी और किराए के रूप में इस तरह कथित रूप से 20 से 25 करोड़ से भी ज्यादा रकम लेने के आरोप लग चुके हैं। पवन खेड़ा के आरोपों की सूची में कई कंपनियों के नाम सामने आते हैं जिनके संबंध किसी न किसी रूप में माधवी बुच और धवल बुच की कंपनी से जुड़ जाते हैं। माधवी और धवल बुच का कहना है सेबी को सारी जानकारियां दे दी गई हैं और ऐसे मामलों में इन कंपनियों की जांच प्रक्रिया का माधवी बुच कभी भी हिस्सा नहीं रही। बात इतनी नहीं है, कई कंपनियों से संबंध होने के आरोप हैं। सेबी के पद पर रहते हुए उनके साथ किसी ना किसी प्रकार के लेन देन के आरोप पवन खेड़ा लगा रहे हैं। 14 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि माधवी बुच ने लिस्टेड सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग की है और यह तब की है जब वे सेबी की सदस्य हो चुकी थी और प्रमुख भी बन गई थी। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि ऐसी कंपनियों से भी उनके कुछ संबंध नजर आते हैं जिनका नाम पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर खुलासों में आ चुका है। ये दोनों ही मामले विदेशों में बेनामी खाते खोलने और उसमें पैसा डालने से जुड़े हैं। तीसरा बड़ा आरोप लगाया कि माधवी बुच का निवेश विदेशी कंपनियों में है जिनमें से कुछ कंपनियां चीन की हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट्स माधवी जी ने विदेशों में की हैं? हम ये जानना चाहते हैं किस दिनांक की ये इन्वेस्टमेंट्स हैं और इन इन्वेस्टमेंट्स का डिस्क्लोजर किस दिनांक को किया गया? Is the Prime Minister aware that the SEBI chairperson has been investing in Chinese funds at a time when India is facing a geopolitical tension with China? हम जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, क्या आपको ये पता है कि आपकी मातहत जिनको आपने चुना है, आपने खुद चुना है, अपने कलम से चुना है, एसीसी में आप हैं, आप और गृह मंत्री दोनों हैं, क्या आप दोनों को पता है कि सेबी की चेयरपर्सन चाइनीज फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं एक ऐसे वक्त में जब चाइना से हमारी टेंशन बहुत बढ़ी हुई है? ये हम प्रधानमंत्री जी से जानना चाहते हैं और ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया है, ये सिलसिला अभी चल रहा है। इन आरोपों को मोटा मोटी इस तरह से समझिए। अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसका संबंध माधवी बुच के पति धवल बुच से है। हालांकि पवन खेड़ा आरोप लगाते हैं कि 99% हिस्सेदारी माधवी बुच की है और यह कंपनी सक्रिय है। इस अगोरा एडवाइजरी का संबंध सिंगापुर की एक कंपनी अगोरा पार्टनर्स पीटीई से है। पवन खेड़ा सवाल पूछते हैं कि क्या माधवी बुच इस कंपनी के बैंक अकाउंट में हस्ताक्षर करता नहीं है? पवन खेड़ा ने एक पूरी लिस्ट दी है कि इस कंपनी ने विदेशों में कहां-कहां निवेश किया है। बड़े स्पष्ट सवाल हैं। जो फंड्स विदेशों के जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, ये लिस्ट आपके सामने है। वैंगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ, एआरके इनोवेशन ईटीएफ, ग्लोबल एक्स या ग्लोबल 10 एमएससीआई चाइना, रुक जाइए, चाइना, कंज्यूमर सीएचआईक्यू, इन्वेस्को चाइना, टेक्नोलॉजी ईटीएफ। हम और आप मन में बड़े व्यथित होते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में क्यों, अलीबाबा क्या कर रहे हैं, पीएम केयर में चाइना का पैसा क्यों आ रहा है, ये सब सवाल हम पूछते रहते हैं और प्रधानमंत्री भी हमें भाषण सबको देते रहते हैं। लेकिन ये बड़ा परेशान करने वाली बात है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी जी चाइनीज फंड्स में भी पैसा लगा रही हैं। प्रधानमंत्री की क्लीन चिट देते हैं चाइना को, हमें मालूम है, लेकिन सेबी की चेयरपर्सन चाइनीज फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रही हैं, ये भी जानकारी हमने आपके से साझा की। कांग्रेस ने पूछा है कि विदेशों में निवेश के रूप में
जो संपत्ति है उसकी जानकारी आपने सरकार को कब दी और किस एजेंसी के सामने दी? एक दर्शक के नाते आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि मामला कुछ समझ नहीं आ रहा, मामला जटिल लग सकता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। सेबी की चीफ का काम है बाजार से जुड़ी कंपनियों पर नजर रखना कि कोई हेराफेरी ना करें, क्योंकि उसमें आप जीवन भर की कमाई लगाते हैं शेयर खरीदने के रूप में। अब सेबी की चीफ ही कथित रूप से कई कंपनियों से जुड़ जाएं, उन कंपनियों का किसी और कंपनी में निवेश हो रहा हो, तो क्या यह सही है? क्या यह हितों का टकराव नहीं है? क्या उन कंपनियों को बचाया नहीं जा सकता है किसी अन्य गुप्त अज्ञात कार्यों से? क्या सेबी के सामने इसकी जानकारी देने से सवालों का अंत हो जाता है? इस तरह से देखने पर यह मामला जटिल नहीं लगेगा। वैसे ही जैसे एक जज है, मान लीजिए अगर जज साहब के संबंध वकीलों की तमाम कंपनियों से हो जाए, उसमें उनका पैसा भी लग जाए, तो क्या यह ठीक होगा? और जज साहब कहें कि मैंने तो सबको बता दिया था, क्या यह काफी होगा? पहला खुलासा तो ये कि 2017 से 23 के बीच में माधवी जी होल टाइम मेंबर और उसके बाद सेबी की चेयरपर्सन की हैसियत से, तभी बन चुकी थी होल टाइम मेंबर 17 में, लिस्टेड सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर रही थी। आप टेबल दिखाइए, ये टेबल है 17-18 का टेबल आपके सामने है। 4 करोड़ 72 लाख, 18-19 में 19 करोड़ 54 लाख, 19-20 में 2 करोड़ 6 लाख, 20-21 में 6 करोड़ 91 लाख। ये आपके सामने है। टोटल 36 करोड़ 96 लाख, लगभग 37 करोड़ की इन्होंने ट्रेडिंग लिस्टेड सिक्योरिटीज में की है। आप कहेंगे तो क्या हुआ? तो उसका जवाब यह है कि ये भी सेक्शन 6, ये सेक्शन 6 इसमें है, आपको मैं दे रहा हूं, ऑफ सेबीज कोड ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मेंबर्स की अवहेलना है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वायलेशन है, ये सीधे सीधे वायलेशन की कैटेगरी में आता है। 13 सितंबर को माधवी बुच और उनके पति ने सफाईनामा जारी किया। कहा कि किश्तों में आरोप लगाए जा रहे हैं, हम एक ही बार में सारे तथ्य दे देते हैं। इस पत्र में उनकी तरफ से सभी आरोपों के खंडन का दावा किया गया है। पत्र में लिखा है कि माधवी ने वो खाट से जुड़ी किसी फाइल को नहीं देखा है। सेबी के काम का दायरा बहुत विशाल है। इसके दफ्तर में एक साल में हजारों जांच होती है, हजारों सर्वेलेंस अलर्ट होते हैं, सैकड़ों फाइलें मंजूरी के लिए लाई जाती हैं, सैकड़ों आदेश निकलते हैं। आमतौर पर चेयरपर्सन को किसी खास केस के बारे में पता भी नहीं होता, क्योंकि दूसरे अफसर इन मामलों को हैंडल करते हैं। इसलिए हितों के टकराव का आरोप सही नहीं, मनगढ़ंत और प्रेरित लगता है। क्या यह जवाब काफी है? लेकिन जो भी जवाब है, माधवी बुच और धवल बुच के पत्र को पढ़कर तबीयत खुश हो गई। सेबी कितना सुंदर दफ्तर है। यहां चेयरपर्सन को पता नहीं होता कि कहां क्या आदेश निकल रहा है, किसकी क्या जांच हो रही है, क्योंकि इनकी संख्या हजारों में है और अलग अलग अफसर देख रहे होते हैं। वो किसी के काम में दखल नहीं देती हैं, किसी के फैसले को प्रभावित नहीं करती हैं। यह वाकई पहला दफ्तर है जहां नीचे के अफसरों के काम की जानकारी चेयरपर्सन को नहीं है या चेयरपर्सन कोई हस्तक्षेप नहीं करती हैं। जब मैं अपना घर किराए पे दे रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि वो कंपनी वोकार्ड से रिलेटेड। आप सेबी में हैं, आपको तो अपने ऑफिस को, एक पीए को, क्या पियोन को बोलना है कि जरा चेक करना गूगल पे ये कंपनी किसकी है। हमें मालूम पड़ गया, आपको मालूम पड़ने में देर हो गई। ये कैसे मान सकते हैं? इतने आरोप लगे, किसी ने जांच नहीं की। सफाई के तौर पर माधवी बुच का जवाब ही आया। क्या उसे ही अंतिम मान लिया जाए? क्या यह सफाई वाकई मान ली जाएगी कि आपने इनकी फाइलों को सेबी में रहते कभी देखा ही नहीं, अनजान बनी रही, निर्णयों को प्रभावित नहीं किया? जिस देश में सांसद और संपादक को फर्जी तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, उस देश में सेबी जैसा स्वर्ग भी है। इस खुशी के मारे देश में एक दिन की छुट्टी तो कर ही देनी चाहिए। माधवी बुच और धवल बुच ने अपने बयान में कहा है, किसी भी जांच के लिए कार्यकारी निदेशकों या पूर्णकालिक सदस्यों जैसे वरिष्ठ अधिकारियों में
अलग अलग शक्तियां निहित होती हैं। इस हिसाब से कोई भी जांच की फाइल अध्यक्ष के पास नहीं जाती है। कहने का यही मतलब लगता है कि हर अफसर का दायित्व बटा है और जांच की फाइल सेबी के अध्यक्ष के पास नहीं जाती है। यह हो भी सकता है, मगर हम इसके जानकार नहीं हैं। हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या यह जवाब काफी है? लेकिन इतना साफ साफ दायित्वों का बंटवारा सेबी में है, अगर है तो यह कमाल की बात है। जिलाधिकारियों और वाइस चांसलरों को सेबी जाकर ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि बिना पैरवी, सिफारिश, दबाव और हस्तक्षेप के जब सेबी काम कर रही है तो उनकी यूनिवर्सिटी में भी पैरवी पर किसी अयोग्य या पार्टी वाले को लेक्चरर या प्रोफेसर बनाने से रोका जा सकता है। लगता है लोग इतनी जल्दी भूल भी गए कि सेबी के दफ्तरों में भय, चिल्लाने और दबाव डालने के आरोपों को लेकर 500 अधिकारियों ने पत्र लिखा, प्रदर्शन किया। क्या इसका संबंध किसी तरह के दखल से नहीं रहा होगा? पूछ ही रहा हूं। सेबी की चीफ के ताल्लुकात एक दो कंपनियों में काम करने या उनके शेयर रखने से होते तो बात समझ में आती। यहां तो कई कंपनियों के नाम सामने आ चुके हैं। पवन खेड़ा ने तो यहां तक पूछा है कि क्या बुच या उनका परिवार ऐसी किसी कंपनी से डील करता है या था जिनका नाम पनामा पेपर्स या पैराडाइज पेपर्स में आया था। आप जवाब दे दीजिए, नहीं तो हम दे देंगे, पवन खेड़ा कहते हैं। माधवी बुच ने अपने बयान में यह भी कहा है कि सब आरोप जो सामने आ रहे हैं उनके इनकम टैक्स रिटर्न में मौजूद हैं और सर्वविदित तथ्य हैं। पवन खेड़ा से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने तो किसी को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दिया है, हमारी किसी प्रेस रिलीज में इससे जानकारी नहीं है। पवन खेड़ा ने कहा कि वैसे भी माधवी बुच और धवल बुच ने जो जवाब दिया है उस पर विस्तार से जवाब दिया जाएगा। आज कुछ बिंदुओं पर उनकी टिप्पणी जरूर आई, मगर सभी पर नहीं। माधवी और धवल बुच ने कहा है कि वे ईमानदार और पेशेवर लोग हैं और अपने पेशेवर जीवन में एक बेदाग रिकॉर्ड अर्जित करते हुए उसे पारदर्शिता और गरिमा के साथ जिया है। साथ ही यह विश्वास जताया है कि इन सब पर भविष्य में किसी भी प्रेरित आरोप को धाराशायी कर देंगी। साथ ही उनके पास यह अधिकार है कि उचित कानूनी कार्रवाई करें। यह माधवी बुच का जवाब है। उनके पत्र का काफी हिस्सा हमने आज के वीडियो में शामिल किया क्योंकि उन पर लगे आरोपों को लेकर हमने कई वीडियो बनाए हैं। उनका कहना है कि सारे आरोप गलत हैं और सेबी को समय पर बता दिए गए। तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा ने माधवी बुच को लेकर लोकपाल से शिकायत की है। महुआ ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है कि पुरी बुच के खिलाफ मेरी लोकपाल शिकायत इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल रूप में दर्ज की गई। लोकपाल को 30 दिनों के भीतर इसे प्रारंभिक जांच और फिर पूर्ण एफआईआर जांच के लिए सीबीआई, ईडी को भेजना चाहिए। इसमें शामिल हर इकाई को तलब किया जाना चाहिए और हर लिंक की जांच की जानी चाहिए। एक बात नोट करने लायक है, इस मामले में राजनीतिक दल ही जानकारी जुटा रहे हैं। मीडिया अपनी तरफ से खोजी पत्रकारिता नहीं कर रहा है। कारण आप जानते हैं। सूचनाएं इस सरकार के मातहत विभागों से, सेबी से, आईसीआईसीआई से सूचनाएं मिलती हैं। आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आप लोगों को भी मिलेगी। तो खोजी पत्रकारिता का काम पत्रकार कर सकते हैं। अब वापस से 10 साल का आपको ब्रेक मिला, अब जरूरत नहीं है ब्रेक की। अब आगे आप करिए, मिलेगी इंफॉर्मेशन। जैसे हमें मिल रही है तो आपको तो मिलेगी मिलेगी। 10 अगस्त से 14 सितंबर आ गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और कांग्रेस की कई प्रेस कॉन्फ्रेंस। माधवी बुच का खंडन आता है, वो भी छप जाता है। कांग्रेस का आरोप आता है, वह भी छप जाता है। क्या सही है, क्या गलत, इसकी पड़ताल उन चैनलों या अखबारों के द्वारा नहीं की जाती जहां दर्जनों रिपोर्टर हैं और संपादक काम करते हैं। प्रवक्ता को पत्रकार का काम करना पड़ रहा है और पत्रकार प्रवक्ता बन गया है। माधवी बुच का मामला आम पाठक और दर्शक को हैरान कर रहा है। या तो कुछ है या कुछ भी नहीं, लेकिन यह कैसे साबित होगा? चुप रहने से या जांच से? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।